तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे? अरे यार आप और बोलो। अच्छा खैर। सो हमने वेव्स के अंदर हमने जो अगर हम इसको ड्रॉ करें ट्रांसवर्स वेव को हमने ट्रांसवर्स वेव लॉन्गिट्यूडिनल वेव तो डिटेल में देख लिया था कल। सही है, अगर हम इसको ड्रॉ करें ग्राफ पे, सो उसकी ड्राइंग भी समझते हैं कि वो हमें ग्राफ पे कैसे दिख रही होगी। सो हमें जो है वो दिख रही होगी इस तरीके की। सही है। सही है। तो ये हमारे पास एक्सेस आ गया। सही है। और एक्सेस पे अगर हमने इसको ड्रॉ करना चाहा तो ये हमारे पास इस तरह की बन जाएगी। सही है। और ये आपके पास आ जाएगा क्रस्ट। क्रस्ट और ये आपके पास आ जाएगा ट्रफ। सही है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सही है। अब देखो इसके अंदर एक्सेस में भी नहीं मार्क कर रहा हूँ, ये चलो एक्सेस मार्क कर लेता हूँ। एक्सेस मेरे पास है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। सही है। यानी पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट ये मेरे पास है एक्सेस पे। सही है। अच्छा जी। अब इसके अंदर जो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है, तुम्हें पता है कि पार्टिकल सिर्फ ऊपर नीचे जा रहे हैं, सिर्फ ऊपर नीचे जा रहे हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, सिंपल सिंपल सा। सही है। अब अगर हम उसको बनाने की कोशिश करें, क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव को बनाने की कोशिश करें, तो तुम्हारे ख्याल में कोई मुझे बता सकता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव हमें किस तरह से दिखेगी अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव को बनाएं? ट्रांसवर्स वेव तो आसान सी थी। एनीबॉडी? यस। जी सर, वो कॉइल टाइप होगा ना, स्प्रिंग लाइट। है। नहीं, वो तो एक्चुअल में ना, वो तो ये बना हुआ है, वो तो ये रहा। वो तो ये जो आप कह रहे हो वो तो ये हमने बना दिया। सही है कि कॉइल टाइप का है। सही है। वो तो हमने बना दिया, लेकिन अगर मैं उसको ग्राफ करना चाह रहा हूँ तो किस तरह से ग्राफ होगा? सर सर सेम नहीं होगा? मतलब क्यों सेम क्यों होगा? एनी अ, आइडिया? सर मुझे तो याद है, मतलब ऐसे होता था, मतलब स्प्रिंग टाइप, मतलब। है। नहीं, वो बात तो सही कह रहे हो, लेकिन बेसिकली इसके अंदर भी यही होगा जो यहाँ पे आप कर रहे हो। हाँ सर, मैं ये वही कह रहा था, सेम होगा उसकी तरह। हमें तो रीजन तो बताया कुछ। कोई रीजन नहीं। नहीं। अच्छा खैर, देखते हैं, रीजन भी समझते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट है। सही है, विद रिस्पेक्ट टू टी। अच्छा जी देखो, रीजन बच्चों ये है कि आपके पास जो है ना, अम, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है और जो ट्रांसवर्स वेव है, दोनों ऑसिलेट हो रही है, राइट? एक ऊपर नीचे ऑसिलेट हो रही है और एक आगे पीछे ऑसिलेट हो रही है, लेकिन ऑसिलेशन का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि मेन पोजीशन से कोई भी चीज कितना एक्सट्रीम जा रही है, अब चाहे वो आगे पीछे हो चाहे वो ऊपर नीचे हो, डजेंट मैटर, राइट? चूंकि वही कॉन्सेप्ट दोनों के अंदर पाया जा रहा है, तो इस वजह से दोनों की ऑसिलेशन आपको सेम दिख रही है, राइट? तो इसके बताने का मकसद ये हुआ कि इन केस अगर तुम्हें पेपर में जस्ट एक वेव बना के दी हुई हो, तो तुम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है या ट्रांसवर्स वेव है, बल्कि तुम्हें नहीं पता चलेगा जब तक उसने क्वेश्चन में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई हो। ओके? तो इसका जो है ना तुम्हें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके? तो ये एक कॉन्सेप्ट है। सही हो गया? ठीक है अच्छा सर। जनाब। सही है। अच्छा ओके। सो ये आपके पास जो है ना, एक चीज हमारे पास हो गई। अच्छा, लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, सही है, उसके अंदर ना एट टाइम हमारे पास मेनली जो हमारे पास वेव होती है वो हमारे पास, अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास साउंड वेव होती है जो कि एयर के अंदर ट्रैवल करती है। अब जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है
उस लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर एयर का भी बड़ा अमल दखल होता है, राइट, यानी एयर के जो पार्टिकल होते हैं वो भी मूव कर रहे होते हैं, सही है। अब आपको पता है कि भाई जहाँ पे कंप्रेशन हो रही है वहाँ पे हाई एयर प्रेशर है, जहाँ पे एक्सपेंशन रेयरफैक्शन हो रही है वहाँ पे लो एयर प्रेशर है। लेकिन जो एयर प्रेशर होते हैं ना वो एक्चुअल में इस वेव से ना थोड़ा सा 90 डिग्री पे ना मूव कर रहे होते हैं। किस तरह से? ये आपको ना इस तरह से दिखेगा, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। अम्म, मेरे पास अगर मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सो अगर हमारे पास लेट्स से ये एयर के पार्टिकल है, सही है, और ये एयर के पार्टिकल की मूवमेंट हो रही है, सही है, और ये मैंने एयर के पार्टिकल की मूवमेंट यहाँ पे बनाई हुई है, सही है। तो अब जो एयर प्रेशर होगा ना वो किस तरह से वेरी करेगा, वो आपको यहाँ पे बना के दिखा देते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, सही है। और थोड़ी सी कुछ मुझे लाइनें खींचनी है, सही, यहाँ पे बनाते हैं। और ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा, सही है। ओके। सो इसकी जो वेव बनेगी वो इस तरह से बनेगी। सही हो गया। एंड ये सही हो गया। ये आपके पास ये वाली जो चीज है ये आपके पास है एयर प्रेशर, एयर प्रेशर, ओके। और ये आपके पास है एयर के पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट, ओके, एयर के पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट, ओके। अच्छा, एयर पार्टिकल का जो प्रेशर होता है वो ऑलवेज जो है ना वो पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट से कम होगा, सही है। और अगर आप देखो तो ये जो है ना थोड़ा सा शिफ्टेड है, राइट, ये वाली वेव तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, जबकि इसका ये वाला पोर्शन जो है ना वो यहाँ पे आ रहा है, राइट, थोड़ा सा 90 डिग्री, क्वार्टर ऑफ द वेव आगे पीछे, राइट, क्वार्टर ऑफ द वेव आगे पीछे आपके पास जा रहा है, राइट। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, सही है, रट्टा लगा लो ऐसे ही आएगा, सही है। अच्छा, कभी कभार कभी कभार जो है ना वो आपसे ये पूछ लेते हैं कि भाई आपके पास जो है जो पार्टिकल है उस पार्टिकल की, यानी साउंड वेव के अंदर ही, साउंड वेव के अंदर ही वो आपसे पूछ लेते हैं कि भाई पार्टिकल की सेंटर ऑफ द कंप्रेशन कहाँ पे है, ओके, पार्टिकल की सेंटर ऑफ द कंप्रेशन किस जगह पे होगी, सही है, यानी डिस्प्लेसमेंट, यानी अगर आप इसको पार्टिकल के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, सही। उसके अंदर जो है ना उसके अंदर जो है वो आपके पास थोड़ा सा उसका भी अमल दखल होगा, यानी एक्सिस को भी आपको समझना होगा। लेट्स से मैं आपको ना ये पहले एक्सिस बनाता हूँ, एक्सिस मार्क करता हूँ, फिर उसके बाद इसको समझते हैं, सही है। ये एमसीक्यूज इसके आएंगे फिर वो डायरेक्ट डायरेक्ट जो है ना वहाँ पे समझ में आ जाएगा फौरन फौरन, सही है, सही है। अच्छा जी ये बेसिकली हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम द सोर्स, फ्रॉम द सोर्स, ओके। और ये आपके पास है डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, फ्रॉम द सोर्स, ओके, सही हो गया। अच्छा जी अब आपके पास जो है, और मैंने आपको यहाँ पे एक वेव बना दी, ये आ गई, एक वेव बन गई, सही है, ओके। अब हो ये रहा होगा कि आपके पास जो है जो पार्टिकल कंप्रेस्ड हो रहे होंगे, अगर आप इन दो पॉइंट को ले लो, सही है, सॉरी, अगर आप इन दो पॉइंट को लो, सही है। सो आपको जो है इस पॉइंट के बाद वाला जो पार्टिकल होगा, इस पॉइंट पे जो पार्टिकल है वो तो अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है, राइट, लेकिन और इसके ये वाला जो पार्टिकल है ये भी अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है, सही, ओके। थोड़ी सी जो है ना मुझे होशियारी कर रहा हूँ, सही। अब इसके बाद वाले जो पार्टिकल होंगे, इसके बाद वाले जो ये वाले जो पार्टिकल होंगे, सही है, ये
आपके पास जो है ना, वो आप कह रहे हो कि राइट की तरफ मूव करेंगे, किसी न किसी एक तरफ मूव करेंगे कंप्रेशन या रेयरफेक्शन बनाने के लिए, राइट। सो अगर ये पार्टिकल है आपके पास, और एक दो पार्टिकल और अगर हम बना दें, सही, ये अगर हम ले लेते हैं, सही है, इसको हटाएं, एंड ये आ गया एक पार्टिकल हमारे पास और आ गया, सही है, ये हमारे पास कुछ पार्टिकल आ गए, सही। तो अब ये जो पार्टिकल होंगे, ये पार्टिकल जो है वो इधर मूव करने लगेंगे, राइट। ये पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहे होंगे, सही है, और ये पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहे होंगे, सही। सो इवेंचुअली आपको क्या पता चलेगा कि इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे आपको जो है ना सेंटर ऑफ द कंप्रेशन मिल रही होगी, सही है, आपको सेंटर ऑफ द कंप्रेशन मिल रही होगी, सही है, सेंटर ऑफ कंप्रेशन आपको मिल रही होगी, राइट। क्लियर हो गया। सो ये आपके पास जो है ना यानी पार्टिकल के पर्सपेक्टिव से देखो अगर आप, सही है, कि भाई जो है ना पार्टिकल किस तरह से होंगे, और उसके हिसाब से अगर आप देखो तो आपको ये समझ में आ रहा होगा इस तरह से, राइट। चलो आगे चलते हैं। अब आज जरा इसकी एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं कि भाई हमारे पास जो है ना ट्रांसवर्स वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसकी क्या क्या एग्जाम्पल है, जरा उसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं, सही है। सो यहाँ पे है लिखने की जगह, सो यहाँ पे ले लेते हैं एग्जाम्पल, ओके। तो हमारे पास जो है जो लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव है उसकी बहुत सारी एग्जांपल हो सकती हैं, सही है। वेव ऑन अ स्ट्रिंग तुम कह सकते हो, सही है। तुम वाटर वेव कह सकते हो, सही है। तुम तुम इसके अलावा कह सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह सकते हो, सही है। तुम इलेक्ट्रिकल सिग्नल कह सकते हो बट ऑन सीआरओ स्क्रीन, ओके, ये तुम कह सकते हो, सही। चलिए एक सेकंड देना। अच्छा जी, आ जाओ। सो अब हमारे पास जो है ये तीनों इनकी अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने अलग देखना है, जो सीआरओ पे जो स्क्रीन पे सिग्नल बन रहे होते हैं वो हमने अलग देखना है, सही है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे, सही है। और जो इसकी एग्जांपल है, सही है, वो हमारे पास आएगी, साउंड वेव होती है, और हमारे पास होती है सिस्मिक वेव, सही है। अच्छा सिस्मिक वेव में ना थोड़ा सा फटा है। अम, इसमें जो है ना सीन ये है कि आ जाओ भाई, सिस्मिक वेव, ओके। अच्छा देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। सिस्मिक वेव बेसिकली ना वो वेव होती है कि जो जो है ना जलजले लेके आती है, राइट। जो अर्थ को एक जो आता है ना आपके, सिस्मिक वेव की वजह से आता है, सही है। अब ये जो सिस्मिक वेव होती हैं ये बेसिकली ना इनकी कुछ टाइप्स होती हैं, सही है। और ये अपने हिसाब से जब आती हैं तो उसी हिसाब से जो है ना आपके पास बेसिकली ये ज़मीन के अंदर मेनली जो ये सिस्मिक वेव होती हैं ज़मीन के अंदर ट्रैवल करी होती हैं। इनकी चार टाइप होती हैं और ये चारों टाइप जो है वो ज़मीन के अंदर ट्रैवल करती हैं, सही है। तो तुम्हारे पास अगर तुम इस इन सिस्मिक वेव को देखो, सही है, तो ये बेसिकली तुम्हें इस तरह से दिखेंगे, सही। एक इनमें से होती है पी वेव होती है, सही है, इनको आप कहते हैं पी वेव, सही। पी बोले तो प्राइमरी वेव, ओके।
प्राइमरी, पी से प्राइमरी वेव है, सही है। और ये आपके पास होती है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, ओके, ये आपके पास होती है लॉन्गिट्यूडनल, सही है। उसके बाद एक और वेव होती है, उसको हम कहते हैं एस वेव, सही है। एस बोले तो सेकेंडरी वेव, ओके, सेकंड यानी प्राइमरी सिस्मिक वेव और सेकेंडरी सिस्मिक वेव, ओके। ये हमारे पास होती है ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, ओके, या ट्रांसवर्स कह लो, सही है। उसके बाद हमारे पास जो है तीसरी, अच्छा, या चलो मैं इसकी ना पिक्चर कोशिश करता हूँ तुम्हें दिखाऊं कि पिक्चर दिखती कैसे है तुम्हें, सही। और उसके बाद जो तीसरी इसकी टाइप की वेव होती है, ये तुम्हारे पास होती है, तुम कह लो कि रे लाइट वेव होती है, सही है, रे लाइट वेव। और इसकी जो है ना, अब इसमें हमें कंसर्न नहीं है, ये ना लॉन्गिट्यूडनल होती है ना ट्रांसवर्सल होती है, राइट। और चौथी इसकी होती है लव वेव, सही है, गंदी बातें नहीं कर रहा मैं, सही है, उसका नाम ही ऐसा ही है, सही है। इसको अगर हम नीचे ले आए, रे नाइट वेव, सही है। और तुम्हें दिख पा रहा है तुम लोग को? जी थोड़ा सा सर। इसको और इधर कर देते हैं, अब दिख जाएगा, सही। सो रे लाइट वेव हो गई, और तुम्हारे पास जो लास्ट है, इसको हम बेसिकली कहते हैं लव वेव, सही। ये तुम्हारे पास होगी लव वेव, सही है। ये बेसिकली ना इनकी डिस्ट्रक्शन पे इनका हमने नाम रखा हुआ है, सही है। अच्छा, अब सिस्मिक वेव किस तरह से आती है? सिस्मिक वेव जो है ना जमीन को आगे पीछे झंझोड़ देती है, सही है। अर्थक्वेक जो है वो जमीन को आगे पीछे कर देता है, मतलब अगर आपके पास जो है ना अगर आपके पास, ये आपके पास लैंड का एरिया है, सही है, ये आपके पास मान लो ये जमीन है, सही है, इस तरह से आपको दिख रही है, सही है। मतलब ये मैंने एक पोर्शन लिया हुआ है, समझ लो जमीन का, सही है। अब होगा क्या, जब प्राइमरी वेव आएगी ना, प्राइमरी वेव जो होती है वो बेसिकली जैसे ही आएगी, तो वो जमीन के अंदर कंप्रेशन और एक्सपेंशन कर देगी, सही ये जमीन मतलब जो है ना कुछ बिल्कुल करीब करीब हो जाएंगे, कुछ बिल्कुल दूर दूर हो जाएंगे, राइट। यानी जमीन इस तरीके से मूव होने लगेगी, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे मूव होती रहेगी, राइट। जलजला जो आता है ना उसमें जमीन आगे पीछे मूव होने लगेगी इस तरह से, सही है, पहली चीज। फिर उसके बाद जब दूसरे टाइप का जलजला आता है, तो उसके अंदर जो जमीन होगी, वो जमीन फिर थोड़ा सा वेव की फॉर्म में, लॉन्ग ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म में यू मूव करने लगेगी, राइट। यानी कुछ पोर्शन जमीन का ऊपर होगा, कुछ नीचे होगा, कुछ ऊपर होगा, कुछ नीचे होगा, राइट। सो पहली जो प्राइमरी वेव है यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव है, वो जमीन को इस तरीके से यू मूव करवाएगी, सही। और जो लॉन्ग ट्रांसवर्स वेव है वो जमीन को, यानी सेकेंडरी वेव जो है वो जमीन को इस तरह से मूव करेगी, राइट। फिर जो रे लाइट वेव है वो बेसिकली ना थोड़ा सा समवॉट उसकी मूवमेंट इस तरह से होती है, यानी जमीन के अंदर ना गोल गोल घूम रही होती है, सही। तो उससे जमीन के एक पोर्शन जो है वो दूसरे पोर्शन से टकराता है, दूसरे पहले से टकराते हैं, सही है। और जो लव वेव है, अब ये बेसिकली इसको लव वेव इस तरह से कहते हैं कि अगर अगर आप इसको देखो ना, इसका अगर आप इसका क्या बोलते हैं इसकी, मतलब ना इसको अगर आप देखने की कोशिश करो तो एक बेसिकली हार्ड सॉर्ट ऑफ चीज बनने लगती है, सही है। तो और ये जो है ना कुछ यूं जाती है, कुछ यूं ट्रैवल करती है, कुछ यूं ट्रैवल करती है, और कुछ यूं ट्रैवल करती है, राइट। तो इस वजह से जमीन बिल्कुल, मतलब जो है ना जलजला जो है बिल्कुल जमीन को हर डायरेक्शन में जो है ना झंझोड़ देता है, सही। और वो इन चारों वेव की वजह से होता है, राइट। और आपने आपने देखा होगा या आपने सुना होगा कि जब भी जलजला आता है कहीं पे, तो लोग ये न्यूज़ एंकर वाले जो बता रहे होते हैं, वही बता रहे होते हैं कि भाई इतने मैग्नीट्यूड का जलजला आया है, ये इतने मैग्नीट्यूड का जलजला आया है। सो जो मैग्नीट्यूड होता है वो बेसिकली जो है एम्पलीट्यूड को हम कहते हैं, ओके। एम्पलीट्यूड को जो है ना मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, सही है। कि कितने एम्पलीट्यूड का, कितने मैग्नीट्यूड का जलजला है, जो मैक्सिमम एवर रिकॉर्डेड है वो आई थिंक 9.2 है या 11.2 समथिंग है। सही, वो मैक्सिमम एवर रिकॉर्डेड है, सही है, मैग्नीट्यूड, सही हो गया। और तकरीबन जो 5+ के जो मैग्नीट्यूड होते हैं या एम्पलीट्यूड होते हैं सिस्मिक वेव के, तो वो जो है ना वो फिर उनकी डिस्ट्रक्शन बढ़ती जाती है, 5, 6, 7, ये जितने होंगे इनमें जो है ना आपको डिस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। बिल्डिंग वगैरह कोलैप्स हो जाती हैं, लोग मर जाते हैं, सही है। सुनामी वगैरह, सुनामी तो खैर नहीं, लेकिन अगर समंदर के आसपास जलजला है तो वो सुनामी के अंदर वो हो जाता है। तो
यानी पानी जो है, समंदर का पानी जो है बहुत ज़्यादा उससे वो होता है, सही है। तो खैर ये सारा कुछ जो है ना आपके पास सिस्मिक वेव के हिसाब से मैंने कुछ चीज़ें थी बता दी, सही है। बस लेकिन इसमें जो मेन चीज़ जो है तुम्हें याद रखने की है वो ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी सिस्मिक वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल है, सेकेंडरी सिस्मिक वेव जो है वो ट्रांसवर्सल है। बाकी दो टाइप में याद रखो, मर्जी है, नहीं रखो तो तुम्हारी मर्जी है, राइट। खैर याद है कि हमने बात कर ली वेव के टाइप कैटेगरी, सब चीज़ें समझ ली। अब इसके बाद हमने जो चीज़ समझनी है वो हमारे पास आखिरी चीज़ है, वो है वेव की टर्मिनोलॉजीज, यानी कुछ डेफिनेशंस हैं उनको समझना है। उसके बाद जो है वो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, सही है। सो ये चैप्टर नहीं, ये टॉपिक कंप्लीट होगा, सही है। सो वेव टर्मिनोलॉजीज, ओके। सो जो वेव की टर्मिनोलॉजीज हैं उनके अंदर कुछ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, वो जरा याद करते हैं, सही है। सबसे पहले डेफिनेशन आती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, सही है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट में हम ये कहते हैं कि भाई distance of the particle from from the mean position, from the mean position, come on, distance of the particle from the mean position to a point, कोई भी पॉइंट हो सकता है, सही है। ये आपके पास होगा डिस्प्लेसमेंट, राइट। इसका यूनिट जो होगा वो मीटर के अंदर होगा, सही है। और ये वेक्टर क्वांटिटी होने वाली है, ये हम पढ़ के आ रहे हैं, सही। मैं इसको भी बना के भी दिखाऊंगा कि इसका एक्चुअल में क्या मतलब है, सही है। उसके बाद आएगा आपके पास एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, सही है। और एम्पलीट्यूड के अंदर हम कहते हैं कि भाई इट इज अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ओके, फ्रॉम द मीन पोजीशन इन एनी डायरेक्शन, ओके। भाई मैंने भी बताना है इसकी भी डेफिनेशन, मैं इसकी भी एक्सप्लेनेशन मैंने जो बतानी है, सही है। इसका जो यूनिट आपके पास होगा वो आपके पास मीटर होगा, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, बट मीटर में हम मीटर ले रहे हैं, नहीं सेंटीमीटर, सेंटी वगैरह डेसी प्रीफिक्सेस है वो चेंज होते रहेंगे, सही है। और ये आपके पास है वेक्टर क्वांटिटी, सही। अच्छा जी, एम्पलीट्यूड के बाद आती है इंटेंसिटी, सही है। इंटेंसिटी, सही। अब इंटेंसिटी में हम ये कहते हैं कि इंटेंसिटी हमारे पास होती है कि पावर पर यूनिट एरिया, राइट, सही हो गया। और अगर आप इसका फॉर्मूला देखो तो पावर इज इक्वल्स टू इंटेंसिटी आई, सॉरी गलत हो गया, उल्टा हो गया। इंटेंसिटी आई इज इक्वल्स टू पावर ओवर एरिया, राइट। ये आपके पास इसका वो है, सही। कोई है लगन एक बंदा जो कि मुझे इसका यूनिट बता सकता है, बेस यूनिट भी और ड्राइव यूनिट भी? यस, एनीबॉडी? प्रेशर, प्रेशर ओवर एरिया। कितना ओवर एरिया? ये सर पी प्रेशर है ना, अबे ओए, पावर है। पावर ऊपर ही लिखा है बे, ऐसा मत कर यार। सिर्फ फोर्स अपॉन एरिया हो गया, केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एस का स्क्वायर हो गया माइनस में, उसके बाद ओके नीचे एम हो गया। और फिर एक मिनट में लिख के बता देता हूँ। ओके ओके, ले लो टाइम ले लो। और भी है कोई अयान, कुछ तो बोल यार। हाँ जी सर। अच्छा जी, मैं ज़रा एक चीज़ बनाने लगा, तुम्हें फार्मूला देखना हो तो बता देना, मैं ऊपर चले जाऊंगा। हारून तुम भी कर रहे हो? तुमने पहला चैप्टर तो पढ़ लिया, देखो तुम उसी की कॉपियाँ दे रहे हो आजकल, तो तुम्हें सर भी मैं आता देख हो। रहा हूँ। है कर रहे हो ना? तो इसका ये होगा केजी मीटर माइनस वन एस माइनस टू।
केजी मीटर -1 s -2। अच्छा जी, आप ऐसा कह रहे हो, सही, शायद ये गलती लग रही है मुझे। अच्छा। सही है। और किसी ने एक किया? मिनट, अच्छा अच्छा, एक मिनट, सही है, समझ गया, एक मिनट रुकूंगा। ओके। फिर से फॉर्मूला दिखा सकते? बिल्कुल दिखा सकते हैं यार, आप हुक्म करें। देखिए। सही है। सर केजी मीटर -3 s -2। केजी मीटर -3 s -2। ओके, ये तो पावर का है। अच्छा, इंटेंसिटी का ही बना लेते हैं एक मिनट। बना लेते हैं क्या मतलब देख। अच्छा जी, और नहीं ना, किसी का है? इंटेंसिटी का है ना ये। अच्छा है। अच्छा चलो देखते हैं, मिलके देखते हैं। हाँ और ना, किसी सही ने है। किया भाई, और किसी ने किया, और भी कोई फिर प्रूव हम करो। लोगों ने ये पी किसके लिए स्टैंड कर रहा है इसमें? पी पावर है ना बच्चे, पावर है। चलो करते हैं, एक सेकंड दो बस, ये इसको जरा मैं लेबल कर दूं, उसके बाद करते हैं। क्या आगे डिस्क्रिप्शन आ जाओ, देखो भाई। देखो सीन ये है, इसका जो ड्राइव यूनिट बनेगा, इसका जो ड्राइव यूनिट बनेगा बच्चों, वो तुम्हारे पास बनेगा वॉट, वॉट पर मीटर स्क्वायर, राइट। वॉट पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि तुम्हारे पास पावर है और नीचे एरिया है, सही। अच्छा जी। अब पावर तुम्हारे पास होता है, मैं थोड़ा थोड़ा सा तुम्हें खोल के दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें ना तसल्ली रहे। सो पावर तुम्हारे पास होता है फोर्स अपॉन एरिया। ऐसे ही होता है, वो तो प्रेशर होता है नहीं। पावर तुम्हारे पास होता है वर्क डन या एनर्जी अपॉन टाइम, सही है। पावर तुम्हारे पास क्या होती है? वर्क डन ओवर टाइम होता है, एनर्जी अपॉन टाइम होता है। वर्क डन तुम्हारे पास होता है फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, राइट, ओवर टी। सही है। फोर्स तुम्हारे पास होता है एम ए, मास टाइम्स एक्सेलरेशन, और मास तुम्हें पता है केजी के अंदर होता है, एक्सेलरेशन तुम्हें पता है मीटर पर सेकंड के अंदर होती है, सही है। डिस्प्लेसमेंट तुम्हारे पास मीटर के अंदर होती है, और टाइम तुम्हारे पास होता है सेकंड के अंदर, राइट। जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे सो तुम्हारे पास बन जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -3, राइट। ये यूनिट आया पावर का, ओके। अब तुम पावर को डिवाइड बाय एरिया कर दो, सही है। सो पावर का यूनिट तुमने रखा केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -3, होल थिंग डिवाइडेड बाय एरिया, जो है वो मीटर स्क्वायर के अंदर आ जाएगा, सही है, क्योंकि मीटर एरिया मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा। सो तुम्हारे पास बच जाएगा केजी सेकंड -3। भाई समझ यार में आया मेरा भी यही प्लीज? आ रहा था। है। बेहतरीन हो गया ब्रो, बेहतरीन हो गया, आसमां इजी बंद हो समझ गया। में। हो आ गया, हो गया गया, सर, ओके समझ ओके, आ गुड गया। हो गया, गुड हो गया, गुड हो गया, ओके जी, आ जाओ भाई। अच्छा जनाब चलो इसको जरा थोड़ा सा, सही है, इसका बेस यूनिट भी आपको पता चल गया, इसका ड्राइव यूनिट भी आपको पता है, सही। ये पेपर में अक्सर आया हुआ है, सही है, तो इसको प्लीज ध्यान में रखना, सही है। और अगर नहीं समझ में आता कुछ तो फिर यहाँ से पीडीएफ खोल के देख लेना, ओके। चलो अब तुम्हारे पास जो है ये मैंने एक वेव बना रखी है, सही है। इस वेव के अंदर जो है डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड हमने समझना है, इंटेंसिटी हमारे पास बाय द वे, बाय द वे इंटेंसिटी हमारे पास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट मैंने बता दिया है, और ये स्केलर क्वांटिटी है, प्लीज कीप इन माइंड स्केलर क्वांटिटी, ओके, वेक्टर मत बनाना। अब जब स्केलर क्वांटिटी तो उसकी डायरेक्शन, इसकी कोई वो नहीं आती, इसको आप डायग्राम पे नहीं देख सकोगे कहीं पे, सही है, क्योंकि स्केलर है, वेक्टर की कहीं ना कहीं डायरेक्शन से तुम्हें पता चल जाएगा, राइट। अब जरा जो इनकी डेफिनेशन को समझते हैं, सही है। तुमसे मैंने कहा हुआ है कि भाई डिस्प्लेसमेंट तुम्हारे पास है डिस्प्ले डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन टू अ पॉइंट, सही है। और एम्पलीट्यूड हमने कहा हुआ है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इन एनी डायरेक्शन, ओके। याद रखना प्लीज कि दिस इज द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, ओके। मीन पोजीशन भी इसको कह सकते हो, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कह सकते हो, सही है। इसको अनडिस्टर्ब पोजीशन भी कह सकते हो, सही। ये सारे वर्ड इसके लिए हम यूज कर रहे होते हैं, सही। अच्छा जी, खैर, और मैंने वाई एक्सिस पे लिया हुआ है एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट, सही है। अब देखो तुम्हारे पास जो है ना, अगर एक पार्टिकल है, ये उसकी मीन पोजीशन है, ओके। अगर वो यहाँ से उठ के वो यहाँ तक जा रहा है, लेट्स से, सही है, ये हो गई इसकी डिस्प्लेसमेंट, राइट, ये हो गई इसकी डिस्प्लेसमेंट, ओके। सिमिलरली अगर कोई पार्टिकल यहाँ से उठ के इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये हो गई उसकी डिस्प्लेसमेंट, ओके, सही हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, रुको ना, एम्पलीट्यूड अबे आने तो दे, एक सेकंड तो दे। डिस्प्लेसमेंट, सही। देखो डिस्प्लेसमेंट कोई भी पोजीशन, कोई भी ऐसा डिस्टेंस जो कि मीन पोजीशन से लेके किसी भी एक पॉइंट तक हो, एक पॉइंट तक हो, राइट, वो डिस्प्लेसमेंट आपका होगा, राइट।
जो एम्पलीट्यूड होगा वो आपको जो मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा, ये मिलेगा सही, मीन पोजीशन से लेकर ये मैक्सिमम पोजीशन तक, राइट। दिस इज योर एम्पलीट्यूड, राइट। अगर कोई पार्टिकल इस तरह से आएगा, सो ये उसका हो जाएगा एम्पलीट्यूड यहाँ से इधर तक। ओके, समझ रहे भाई? हाँ ना, बोलो भाई। जी सर। जी सर। ओके। सो और ये हमारे पास हो गया एम्पलीट्यूड, सही है। ये भी हमारे पास हो गया एम्पलीट्यूड, पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव होगा, सही, ऊपर नीचे की वजह से, राइट। सो बी केयरफुल। सही हो गया। सो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड हो गया। हम इससे इंटेंसिटी को समझ सकते हैं, बट इंटेंसिटी को यहाँ पे कहीं मार्क नहीं कर सकते, सही है। अब याद रखना प्लीज कि इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड आपस में रिलेटेड होती हैं, सही है। फॉर्मूला हमारे पास इंपॉर्टेंट है, जिंदगी भर इस्तेमाल होगा, अच्छे से रट्टा लगा लो, सही है। एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी के जो रिलेशन होता है वो हमारे पास होता है एम्पलीट्यूड, सॉरी, अबे मिट जा यार, एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, सही है। अच्छा जी, इंटेंसिटी, सही, सही है। सो एम्पलीट्यूड का हम स्क्वायर करते हैं और वो हमारे पास इंटेंसिटी के बराबर आता है। ओके, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, या इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड। अच्छा, एक और चीज उसको भी कर सकते हो, एक और शायरी भी कर सकते हो इसके साथ, कि इसी चीज को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, सही। लिखने का तरीका सिखा रहा हूँ सिर्फ, सही है। अगर पेपर में आएगा तो तुम अपने हिसाब से उसको निपटते रहना, सही है। यहाँ पे तुम रूट भी लगा सकते हो, सही है, ये रूट लग गया। ये दो तुम्हारे पास रिलेशन है, सही है। ये किसी भी एक वेव का, लेट से मैंने तुम्हें ना ये वेव दी हुई है, सही है। मैंने तुम्हें वैल्यूज मार्क कर दी, राइट, ये वैल्यूज मैंने मार्क कर दी, सही है, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, सही है। अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि भाई ये मेरे पास एक वेव है, इसका 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड है, सही है, तो अगर तुम इसकी रिलेशन बनाना चाहो इंटेंसिटी की, तो तुम उससे इंटेंसिटी का रिलेट कर सकते हो, राइट। बट तुम इससे डायरेक्ट इंटेंसिटी नहीं निकाल सकते, ओके, मतलब तुम लाइक, क्योंकि हमारे पास ये प्रोपोर्शन का रिलेशन है, राइट। तुम्हें सिंपल मैथ्स का पता होगा, सही है, कि जब इक्वालिटी का साइन आता है, बीच में कोई कांस्टेंट आता है, तो तब तुम वो काम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, तो इसलिए तुम्हें जो है ना दो वेव के लिए लेके काम करना होगा, राइट। तुम समझ पाए हो मेरी बात? एनीबडी जिसको समझ में आई है? जी सर, समझ गए। मैंने पहले ये बात की, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, राइट। लेकिन ये फॉर्मूला अलहदा नहीं लग सकता है, इसके लिए तुम्हें दो वेव चाहिए, क्योंकि अगर एक वेव होगी तो यहाँ पे फिर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के इक्वालिटी कोई कांस्टेंट आएगा, लेकिन वो फॉर्मूला बड़ा गंदा सा बनता है, ओके, वो सिलेबस में भी नहीं है हमारे, सही है। सो हम बेसिकली दो वेव जब लेते हैं तो हम फिर फॉर्मूला लिखते हैं कि I1 ओवर I2 इज इक्वल्स टू A1 स्क्वायर्ड ओवर A2 स्क्वायर्ड, राइट। ये फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है, सही हो गया। अब मान लो कि तुम्हारे पास ना दो वेव है, सही है, A2 के स्क्वायर लगा दें। सॉरी, A2 स्क्वायर्ड, सही है। अब तुम्हारे पास जो है लेट से दो वेव है, सही है, ये आ गई दो वेव, और इनमें से जो है एक वेव छोटी है और दूसरी वेव जो है वो थोड़ी सी हम बड़ी बना लेते हैं, सही है, ये आ गया। और आपके पास जो है, सही है, ये आ गया। ये दो वेव हमारे पास आ गई, सही है। अब इसका जो एम्पलीट्यूड आ रहा है वो लेट से आ रहा है 2.4, सही है, और इसका आ रहा है 6.8, लेट से, सही है। और पहली वाली जो वेव है ये है एक्स, ये एक्स, लेट से ये है वाई, ओके। अच्छा जी, एक्स की इंटेंसिटी है आई, लेट से, सही है। हमने कहा भाई कि भाई इंटेंसिटी एक्स की जो इंटेंसिटी वो आई है, सो इंटेंसिटी ऑफ एक्स इज आई, ओके, सही है। तुम्हें बतानी है इंटेंसिटी ऑफ वाई, इंटेंसिटी ऑफ वाई, सही है, इन टर्म ऑफ एक्स, इन टर्म ऑफ आई, ओके। क्या करोगे भाई? फॉर्मूला लगा दूं, सही है, सही है। आई ऑफ एक्स ओवर आई ऑफ वाई इज इक्वल्स टू ए ऑफ एक्स स्क्वायर्ड ओवर
ए ऑफ वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग गया, सही है। तुमने इसके अंदर रखा, कोई ना यहाँ पे ही ले आते हैं। तुमने इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना शुरू की। आई एक्स जो है वो आई की फॉर्म में मैंने दिया हुआ है, सही है, और आई वाई को मैंने बोला है कि तुम निकालोगे वो, राइट। ए एक्स जो है वो तुम्हें 2.4 की फॉर्म में मिला हुआ है, और ए वाई जो है वो तुम्हें 6.8 की फॉर्म में मिला हुआ है, सही है। तुम्हें आई वाई को सब्जेक्ट बनाना है तो तुम बना लो। सो आई ओ टाइम्स 6.8 स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 2.4 स्क्वायर्ड, राइट, इज इक्वल्स टू आई वाई, राइट। सो अब तुम पे चल जाएगा कि आई वाई की क्या वैल्यू आ रही है, निकाल दो भाई प्लीज। कितनी बनी? मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है आई वाई इज इक्वल्स टू 8.0, सही है, ये मेरे पास आ रहा है। चलो, सही है भाई, समझ में आया? हाँ ना बोलो प्लीज, आगे चलें। जी सर। सही है, चलो। अब ये हमारे पास हो गई इंटेंसिटी की कहानी, सही है। अब इसके बाद जो है वो हमारी जो चीज़ है वो हमारे पास है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, दो क्वांटिटी और आ गई, सही है। इसको भी देख लेते हैं। तो हमारे पास है टाइम पीरियड सबसे पहले, इंटेंसिटी का कोई यूनिट नहीं है? बताया तो, ये रहा अच्छा हाँ, ना, वो वॉट हमने लिखा नहीं ना मीटर शायद स्क्वायर, 8 के साथ। ये यूनिट के साथ ये लिखा, सही है, हम्म। और बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट दोनों लिखे ना, सही है। सही है। वो तो 8 के साथ। किसके साथ? वेट नहीं है, वो वॉट है। नहीं नहीं, वो नीचे 8 आई वाई हमने निकाला था ना, मैं सोच रहा था उसके साथ अगर लिख देते आप। अच्छा अच्छा, ये वाला, ये वाला। हम्म। अच्छा, ये ओके। अच्छा, ये इसका इसका यूनिट नहीं होगा, इसके इस केस के अंदर यूनिट नहीं होगा, क्योंकि आपने इसको आई की फॉर्म में निकाला है ना, समझ रहे हो आप? जी जी जी, समझ गया। तो ये चक्कर है। तो बस इसमें आप आई लिखोगे, सही है। ओके जी, आ जाओ भाई। सो अब आपके पास आ गया टाइम पीरियड, सही है। टाइम पीरियड कह लो, ये कभी कभार पीरियड भी हम कह देते हैं इसको डायरेक्ट, सही है। और इससे हमारा मकसद ये होता है कि भाई हमारे पास टाइम टेक इन ये रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, ओके। सही हो गया, ये आपके पास जो है टाइम पीरियड की डेफिनेशन आ गई, सही है। यहाँ जरा जो है ना पार्टीशन कर देते हैं ताकि मसाइल ना हो। अच्छा जी, आ जाओ। अब जो है, अच्छा, इसका यूनिट तुम्हारे पास होगा सेकंड के अंदर, सही है। तुम्हें पता है कि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, सही है, जो टाइम के साथ खेलता है टाइम उसके साथ खेलता है, सही है। तो टाइम का यूनिट आपके पास हो गया सेकंड एस, सही है, स्केलर क्वांटिटी है। एंड प्लीज कीप इन माइंड कि जब भी तुम बात करोगे टाइम पीरियड की, ओके, सो इट विल ऑलवेज रिप्रेजेंटेड विद कैपिटल टी, ओके। कैपिटल स्मॉल टी से कभी भी टाइम पीरियड रेफर नहीं होता है, ओके। स्मॉल टी से जो है टाइम इंस्टेंट रेफर होता है कि एक जगह से दूसरी जगह टाइम। लेकिन कैपिटल टी जो है वो हमेशा हम यूज करेंगे फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, ओके, फॉर वन वेव टाइम, ओके। कैपिटल टी से हम इसको रेफर कर रहे होंगे, सही हो गया। दूसरी चीज उसके बाद है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, सही है। फ्रीक्वेंसी, सही है। फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं कि भाई हमारे पास जो है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, ओके। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी की है ऑसिलेशन, सही। अच्छा जी, और अगर तुम इसका यूनिट बताओ तो इसका जो ड्राइव यूनिट होता है वो होता है हर्ट्स, राइट।
एक साइंटिस्ट के नाम पे हमने रखा हुआ है हर्ट्ज, एच जेड से हम रेफर करते हैं। और इसका जो बेस यूनिट होता है वो हमारे पास होता है सेकंड नेगेटिव वन, ओके। और ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। सही हो गया। ये आपके पास चीजें आ गई। अच्छा जी। अब इन दोनों को अगर आप रिलेट करो आपस में, सही, इन दोनों को अगर आप फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड को अगर आप आपस में रिलेट करो, सही है, तो उनका रिलेशन कुछ इस तरह से बनेगा। बहुत वेल नोन रिलेशन है, सही है, कि आपके पास जो है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वन ओवर टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू वन ओवर फ्रीक्वेंसी, राइट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आता है, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू वन ओवर फ्रीक्वेंसी, राइट। तो जो भी तुम करना चाहो वो तुम कर सकते हो, राइट। लेकिन मेक श्योर करना कि टाइम जो है वो सेकंड्स के अंदर हो, तब जाके फॉर्मूला अप्लाई होगा, वरना मसला हो जाएगा। टाइम उसके अंदर होना चाहिए, सही है। तो इसका कैपिटल एफ है या स्मॉल एफ है? स्मॉल एफ होता है मेनली, इन सेकंड्स, ओके। ये तुम्हारे पास है, सही है। तो सही, यहाँ तक आपके पास जो है ना ये फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। सही है। अब इसके बाद जो है एक चीज़ आखिरी हमारे हमारे पास बचती है, वो हमारे पास है वेवलेंथ। वेवलेंथ, ओके। वेवलेंथ में हम बात करते हैं कि वेवलेंथ जो है वो हमारे पास होती है, कोई बताएगा, डेफिनेशन बताएगा, कोई वेवलेंथ की डेफिनेशन बताएगा प्लीज, एनीबडी। किसी को भी याद हो वेवलेंथ की डेफिनेशन अगर। सर एक क्रैश से दूसरे कैसे, एक तक से दूसरे तक की लेंथ। अच्छा, ऐसा बता रहे हो, ओके। और भी किसी को आइडिया है? ये डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट टू क्रस्ट एंड हम्म। ये सर डिस्टेंस बिटवीन वन कंप्लीट ऑसिलेशन। ओके, सही, मच बेटर। हमें लिखना है कि भाई इट इज अ डिस्टेंस ऑफ वन कंप्लीट ऑसिलेशन या फिर वाइब्रेशन ड्यूरेशन, ओके। अच्छा, प्लीज कीप इन माइंड, तुम बड़े हो चुके हो अब तुम लोग, तो डिस्टेंस फ्रॉम वन क्रस्ट टू वन ट्रफ, या बिटवीन कंसेक्यूटिव क्रस्ट और कंसेक्यूटिव ट्रफ, ऐसा मत कहना। सही, वो कभी कभार इसमें नंबर काट भी लेते हैं, समझ लो ना। तो क्योंकि ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट होती है, कैसे इनकम्प्लीट है वो भी बताता हूँ मैं तुम्हें। सही है। या तुम इसकी जगह डिस्टेंस ऑफ वन कंप्लीट ऑसिलेशन की बजाय तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स टू एडजेसेंट पार्टिकल मूविंग इन फेज। सही है। ये फेज क्या होता है इस पे अभी बाद में आएंगे, सही है, बट अभी तुम बस लिख लो, सही है। ये दूसरी डेफिनेशन होगी, सही है। खैर, दोनों एक्सेप्टेबल है, बट वो मत लिखना क्रस्ट टू क्रस्ट, ट्रफ टू ट्रफ वाली मत लिखना, उसमें फंस जाओगे, जो खतरा होता है उसमें, सही है। इसका जो यूनिट हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है मीटर के अंदर होता है, सही है। और जो है ना ये स्केलर क्वांटिटी है, सही है। अच्छा जी। अब इसके अंदर बस एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूं, जब अगर हम इसको वेव को ड्रॉ करेंगे, सही है, ये वेव आपके पास ड्रॉ हो गई, सही है, एक्सेस ड्रॉ हो गई। देखो प्लीज कीप इन माइंड, हमारे पास ना वेव के दो वो होते हैं, बल्कि यार, अबे यार एक सेकंड, फ्रीक्वेंसी का जो है ना, एक सेकंड देना जरा, यहाँ पे आओ, पीछे आओ, एक चीज रह गई है मुझसे, सही है। तो यहाँ पास अगर कोई खांचा वाचा निकलता है तो तुम यहाँ पे बना लो, सही, मुझे बस वेव ड्रॉ करनी थी, वो मुझसे रह गई। सही, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो हमने समझा, इसको जरा मुझे बताना था, ये मुझसे रह गया, सही है। लेट्स से अगर मेरे पास जो है ना, सही है, एक ये है और ये है, सही है। अब
जब मैं फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड के लिए बात करता हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखना। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के लिए जब भी मैं बात करता हूँ, एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो एक्सेस के ऊपर ना यहाँ पे तुमने टाइम पीरियड देना होगा, यहाँ पे तुमने टाइम देना होगा, सही है, इन सेकेंड। यहाँ पे भी तुम्हारा टाइम होना चाहिए इन सेकेंड, ओके। और यहाँ पे तुम्हारे पास होगा एज ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट, सही है, डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे भी तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट होगी, इसी को टेंशन नहीं है, सही है। लेकिन उधर टाइम होना चाहिए, दूसरी जगह पे टाइम होना चाहिए, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा, सही है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है। ये प्रॉब्लम तो खैर कुछ नहीं है, बट अगर तुम इसकी वेव ड्रॉ करोगे, सो तुम्हारे पास जो वेव बनेगी वो तुम्हारे पास ये वेव बन जाएगी, सही है। ये तुम्हारे पास वेव बन जाएगी, सही हो गया। और सही है। और यहाँ तक जो है, दिस इज लाइक वन कंप्लीट ऑसिलेशन, एक टाइम पीरियड हो गया, राइट। देखो टाइम पीरियड निकालने के लिए ना ये बहुत जरूरी है कि एक्सेस भी टाइम का ही लेवल हो, ओके। कभी कभार ना वो ऐसी होशियारी ना आप रहो तो हमारे साथ डेढ़ होशियार बनने की कोशिश करता है कि जो है ना वो एक्सेस भी देता है डिस्टेंस, और यहाँ पे तुमसे पूछा होता है टाइम निकाल दो, ऐसा नहीं हो सकता भाई, सही है, ध्यान रखना प्लीज। सही हो गया। सो ये तुम्हारे पास जो है ना एक चीज मुझे समझानी थी। अब अगर तुम्हें ये समझना हो कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी या कम फ्रीक्वेंसी कैसे लगती है दिखने में, तो तुम उसको भी देख सकते हो, सही है। सो अगर मैं यहाँ पे जरा एक वेव बना दूं, तो ये बन गई, सही है, ये आ गई। सो और इसी को अगर हम रिपीट कर दें, सही है। सो ये हमारे पास, अरे यार शिट्स, ये यहाँ पे होने चाहिए, सही है। और ये यहाँ पे होने चाहिए, तीन वेव बना देते हैं लेट्स, सही है। अच्छा जी, अब अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, सो हमारे पास ये जो नीचे वाली वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और जो ऊपर वाली वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, क्योंकि उस नीचे वाली वेव के अंदर अकरेंस साइकिल बार बार जल्दी जल्दी रिपीट हो पा रही है, ऊपर वाली वेव के अंदर साइकिल रिपीट नहीं हो पा रही है, कम कम रिपीट हो पा रही है, ओके। सो यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड क्या था कि तुम्हारे पास जो है ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, सही है। तो जब ये चीज़ यहाँ पे तुम्हारे पास आ रही होगी तो ही तुम कह सकते हो कि भाई यहाँ से तुम्हारे पास टाइम पीरियड निकल के आएगा, अदरवाइज निकल के नहीं आएगा टाइम पीरियड। या अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो उसके लिए भी कंडीशन ये है कि एक्स एक्सिस तुम्हारे पास लेबल हो टाइम पीरियड के, टाइम के साथ लेबल हो, राइट। और अगर एक्स एक्सिस लेबल है डिस्टेंस के साथ, अगर तो एक्स एक्सिस लेबल है डिस्टेंस के साथ, तो तुम्हारे पास वो चीज़ आ जाएगी, सॉरी डिस्टेंस। और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा एज ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो अब इस केस के अंदर जो है ना तुम्हारे पास जो वेव बनेगी, उस वेव के अंदर ये वेव आ गई और ये वेव आ गई, सही है। तो अब इस वेव के अंदर जो है ना, यार इसको अगर मैं थोड़ा सा लंबा अगर मैं कर पाऊँ, हम्म, सही है। तो ये तुम्हारे पास आ गई, सही है। तो अब अगर हम इसके अंदर देखें, तो इसके अंदर जो है, अब देखो कुछ बच्चों ने बताया कि भाई क्रस्ट टू क्रस्ट या ट्रफ टू ट्रफ होता है, सही है, यहाँ से यहाँ तक तुमने बोल दिया, सही है। एक बच्चे ने कहा था, हमारे भाई ने कहा था ऐसा, राइट। लेकिन अगर कोई बच्चा बोले कि भाई ये वाला पॉइंट अगर मैं ले लूं और यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं ले लूं, तो क्या ये वन वेवलेंथ नहीं बनेगी? तो यस, दिस इज ऑल्सो वन वेवलेंथ, ये भी लैम्डा है, ये भी लैम्डा है। तुम्हें पता होना चाहिए वेवलेंथ को लैम्डा से रेफर करते हैं, लैम्डा ग्रीक लेटर है तुम्हारे पास, सही। सिमिलरली कोई बच्चा अगर ऐसा बोलना चाहे कि भाई ये वाली अगर पॉइंट हम ले लें और ये वाला पॉइंट अगर हम ले लें, तो क्या ये वन वेवलेंथ नहीं बनेगी? तो जनाब बिल्कुल बनेगी, सही, इसको भी ले सकते हैं हम, सही है। सो ये भी वन वेवलेंथ बन जाएगा, सही है। सो सिमिलरली हर हर पॉइंट जो है ना, जो कि एग्जैक्टली exactly अपने आप को रिपीट कर रहा है। अब देखो ये वाला पॉइंट जो है वो यहाँ से जाने के बाद दोबारा से ये वाला पॉइंट आ रहा है, तो हर हर वो पॉइंट जो कि अपने आप को रिपीट करे, देखो इन फेज का मतलब यही होता है कि हर वो पॉइंट जो कि अपने आप को दोबारा से रिपीट कर ले, वो इन फेज में होता है वो पॉइंट, राइट, फेज एंगल वो कहते हैं, सही है। तो वो आपके पास जो होगा, आप कह लोगे कि भाई वो दे आर वन वेव लेंथ अपार्ट, राइट। खैर वेवलेंथ हो गई, लास्ट चीज स्पीड आपके पास है, उसके बाद ये चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा, सही है। स्पीड ऑफ द वेव, राइट।
अब स्पीड ऑफ द वेव की कोई डेफिनेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो मैं भी नहीं लिखवा दूँ, सही है। सिर्फ तुम्हें पता होना चाहिए कि स्पीड की डेरिवेशन थोड़ी सी आ जाती है। तुम्हें पता है कि स्पीड हमारे पास होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम करके होती है, राइट। और अगर हम डिस्टेंस को ले लें वन वेवलेंथ, अगर हम डिस्टेंस को ले लें भाई इक्वल इन टू वन वेवलेंथ, और अगर हम टाइम को ले लें इक्वल इन टू द टाइम पीरियड, सही है। तो ये हमारे पास जो चीज़ बन जाएगी, ये हमारे पास बन जाएगी वेव स्पीड, राइट, क्योंकि हमें वेव स्पीड चाहिए ना, वेव स्पीड, राइट। तो वेव स्पीड के लिए वेवलेंथ होनी चाहिए हमारे पास और टाइम पीरियड होना चाहिए। वेवलेंथ एक वेव को, एक वेव की लेंथ को रेफर करेगा, टाइम पीरियड एक वेव के टाइम को रेफर करेगा, तो उससे एक वेव की स्पीड आ जाएगी, राइट। अब वो एक वेव जिस भी सोर्स से जनरेट हो रही है, तो उस सोर्स से और जितनी भी वेव जनरेट होगी सबकी सेम स्पीड होगी, राइट। समझ रहे हो। तो अगर वेव जो है वो डिफरेंट सोर्स, एक ही सोर्स से डिफरेंट वेव जनरेट हो रही है, यानी एक ही सोर्स से नंबर ऑफ वेव जनरेट हो रही है, तो हर वेव जो है वो सेम स्पीड से जनरेट हुआ करेगी, सही है। सो इस फॉर्मूले को जरा रिक्रिएट कर लेते हैं, सही। डिस्टेंस की बजाय हमने लैम्डा ले लिया, टाइम के बजाय हमने टाइम पीरियड ले लिया, आपको पता है 1 ओवर टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी होता है। सो तुमने इसको रखा v इज इक्वल टू 1 ओवर टाइम पीरियड, मैंने इसको यहाँ पे अलग कर लिया और ये लैम्डा आ गया, सही है। सो हमने कर लिया v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ओके। और ये आपका बन गया एक अदद फार्मूला, ओके। ये हो गया चैप्टर आपका कंप्लीट, सही हो गया। चलो जी, सही है। यहाँ तक आपकी सारी चीज़ें इस चैप्टर की हो गई, सही है। यानी ये वाला टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अच्छा मुझे बताओ कि इसके क्वेश्चन करें एंड करें, क्या कहते हो? खुश हो गई क्लास? सर एंड कर ले। एंड कर ले, है ना। मैं क्वेश्चन ऑल तो भेज रहा हूँ, सही है। क्वेश्चन आसान से ओ लेवल्स वाले क्वेश्चन है, सही है। प्लीज ट्राई करना, और मुझे नेक्स्ट क्लास से पहले पहले कंप्लीट चाहिए। नेक्स्ट क्लास मैंने वेंसडे करनी है, ओके। नेक्स्ट क्लास में मैंने पहले पहले मुझे कंप्लीट चाहिए सारी चीज़ें, तो बस इसको कोशिश कर लेना, ओके। चलो बस मैं एंड करने सर वाला मैंने हूँ। आपको इलेक्ट्रिसिटी की क्यूरीज भेजी हूँ, व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर देगा। हाँ जी, हाँ जी, मैं करता हूँ। एक दो बच्चों ने और ठीक। भी भेजी, वो भी मैं सब पे करता हूँ अभी बैठ कर, सही है। सही। ठीक है, ठीक। चलो। ओके ओके, टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़।